नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराड़ा आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने उसके बारे में। दोस्तों, मैं आपके समक्ष 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पर ही होंगे। इस 10 प्रैक्टिस सेटों में सबसे पहले हम जीएस का पार्ट देखेंगे, फिर बाद में रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर मैथ का देखेंगे। तो सबसे पहले हम जीएस को कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम अभी रिसेंट में कैंसिल हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 38 से 39 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे गए थे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आराम से सॉल्व कर लिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जीएस जो है आपकी इस एग्जाम में बैकबोन है। अगर आप जीएस को अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा इस भर्ती में। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम आपके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाई आपका इसका आंसर है 1956। हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ था। आजाद होने के तुरंत बाद ही हमारे देश में मांग उठनी स्टार्ट हो गई कि जो भी राज्यों का गठन होगा या पुनर्गठन होगा वो अब भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज भी हमारे देश में जैसे तमिलनाडु राज्य में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, आपके कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, जैसे मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। तो ऐसे ही भाषा के आधार को राज्यों का गठन बनाया गया है। यानी गठन जो होना चाहिए राज्यों का वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए बड़े लेवल पर दंगे होने भी स्टार्ट हो गए। उस समय के जो पीएम थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी समिति का गठन करें जो इसकी जांच करे कि हाँ वास्तव में ही भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस समय के आपके जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे उनको बुलाया गया, जिसका नाम था एसके धर। एसके धर को बुलाया गया। एसके धर के नाम पर ही इस समिति का नाम धर दिया एसके धर समिति। यह समिति आई थी जून 1948 में। एसके धर जी से पूछा गया कि लोग बाग जो मांग कर रहे हैं कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो एसके धर समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे होना चाहिए? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर होना चाहिए या भौगोलिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर एक समिति और आई जो एसके धर समिति की जांच करने के लिए आई थी, जिसका नाम था जेवीपी समिति। इस समिति में 3 मेंबर थे आपके। इसमें जो पहला जे है आपका वो है जवाहरलाल नेहरू, वी जो है उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, पी जो है उसका पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों ने एसके धर समिति की जांच की और इन्होंने खुद ये पाया कि वास्तव में ही, क्योंकि ये समिति भी जो है दिसंबर 1948 में आई थी और अगले साल ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 1949 में। इन लोगों ने भी ये कहा था कि वास्तव में ही जो एसके धर समिति ने स्टेटमेंट दिया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी इन्होंने भी वही बात बोल दी जो एसके धर समिति ने बोली थी। अब बहुत दिनों के बाद देशों में दंगे होने स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 1953 में, 1952 या 53, कभी कभी आपके एनसीईआरटी में 52 भी लिखा हुआ है, 1953 भी लिखा हुआ है। 1952-1953 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलल्लू। पोट्टी
श्री राम लल्लू। इन्होंने क्या करा? राम लल्लू, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल करी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होगी तो ये आपका जो धरना था या जो आपके दंगे थे और भी गर्म हो गए। तो फिर इनको शांत करने के लिए सरकार ने एक गठन किया आयोग का, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, ये जो आयोग था आपका, ये आपका 1953 में आया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 मेंबर थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। फजल अली, इन्हीं फजल अली के नाम पर ही बाद में इस आयोग का नाम भी हो गया फजल अली आयोग। ठीक है, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे। 2 मेंबर इसमें और थे। नंबर 1 के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे आपके H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग था, इन्होंने अपना क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने कहा कि हाँ, वास्तव में ही जो राज्यों जो गठन है वो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। यानी ये पहला आयोग था जिसने ये बोल दिया कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक स्टेट में एक ही भाषा बोली जाए। इन्होंने इस चीज को भी नकार दिया, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि जो अब गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होगा। ठीक है, फिर इसके लिए एक संविधान संशोधन लेके आई सरकार, आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956। 1956 इस 1956 इस संशोधन की सिफारिश के आधार पर ही, इस संशोधन की सिफारिश के आधार पर ही आपका क्या हुआ? एक पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था आपका 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन आया आपका 1956 में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो आयोग था उसमें मेंबर थे, उसमें 3 मेंबर थे, वो 1953 में आया था। अब ये गठन करने के बाद अब ये अधिनियम बन गया 1956 में, और इसी अधिनियम के माध्यम से उस समय आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठित किया गया। तो ये आपकी पूरी कहानी थी भाई। तो जिसका आंसर है आपका क्या? 1956। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, तो आप बताओगे 1953, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो आपका 1956। आपका दूसरा क्वेश्चन है भाई, जिसकी तरफ बढ़ते हैं हम। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई मैं आपको बता दूं, जापान का जो होन्शु द्वीप है ये तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जापान का जो होन्शु द्वीप है, ये पहली बात तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है भाई। इसमें क्या है, इसमें जो आपका जापान का होन्शु द्वीप है, ये पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है, पहाड़ी, और इसमें आपके ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। इसमें 3 सबसे मुख्य आपके खनिज हैं, जैसे कि आपका तेल, जस्ता यानी जिंक, ये आपके क्वेश्चन सारे पूछे गए भाई, और आपका तांबा यानी कॉपर। आप इसको रख सकते हो TGT के नाम से, TGT।
समाप्ति, यानी आपके जो होन्शु द्वीप है, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, इसमें 3 सबसे बड़े भंडार हैं, जो कि तेल है, जस्ता है और तांबा है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ है आपका जो पंचायती राज की व्यवस्था में। तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपका, अगर हम इंडिया में देखें तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भाई। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने ये व्यवस्था 1882 में स्टार्ट कर दी थी भाई, लॉर्ड रिपन ने। और रिपन द्वारा कुछ किए गए कार्यों की चर्चा कर लेते हैं भाई कि रिपन ने और कौन कौन से कार्य किए थे भाई। सबसे पहले अगर रिपन की बात आती है, सबसे पहले तो फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में बना था भाई, 1881 में। दूसरी अगर इनकी बात करूं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी भाई। ये इन्होंने 1882 में की थी भाई। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में अगर देखे जाए तो नियमित जनगणना भी इन्हीं कार्यकाल में होती। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना ये भी 1881 में होती भाई। अगर चौथी बात इनके इसमें करा जाए तो हंटर कमीशन की नियुक्ति भी, हंटर कमीशन, ये हंटर कमीशन भी आपका 1882 में आया था भाई। यानी हंटर कमीशन का संबंध क्या है तो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। एक मुझे याद आ गया, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल इन्हीं के कार्यकाल में था, जो न्यायाधीशों के बारे में था 1882 में। और एक और आता है इनके कभी कभी क्वेश्चन, अकाल संहिता, अकाल संहिता, अकाल संहिता की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में होती है 1883 में भाई। तो ये सभी क्वेश्चन इनके बारे में भाई पूछे ही जाते हैं भाई कभी ना कभी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, इन्हें रफ कर देता हूं मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? यानी वह कौन आदमी था जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का, मतलब एक संविधान सभा होनी चाहिए इस तरह का प्रस्ताव रखा था? तो इनका नाम था भाई M.N. राय। ठीक भाई, यानी M.N. राय वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव लेके आए थे कि वास्तव में ही कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगर आपकी किसी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी यानी कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 1935 में आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर मांग की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था कि किस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। और फिर आपको बता दूं कि जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के बीच में 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव को ही लीन लिथिंगो प्रस्ताव कहा जाता है। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को एक संविधान सभा दे देंगे, लेकिन ये आश्वासन था। लेकिन फाइनली 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ही एक ऐसा प्रस्ताव था जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अगर संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया, वो किया आपका 1942 में क्रिप्स मिशन में। ठीक है भाई, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और जो कि स्वीकार्य भी है? ठीक है भाई, तो इसका आंसर है भाई ASCII,
ये एक कोड होता है ASCII, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई अमेरिकन, ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा गया है, स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंटर CHANG। ठीक है, ये पूरे विश्व में ही ये कोड प्रयोग किया जाता है जो ASCII होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये 7 से 8 बिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई ASCII कोड जो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक कौन है, किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्टेरिन कायर के द्वारा। इन्हीं स्टेरिन कायर को 2015 के लिए हिंदू पुरस्कार मिला था भाई, हिंदू, तो इसलिए क्वेश्चन चर्चा में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष जो आपका 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है किस प्रकार है? नंबर 1 शांति का नोबेल, नंबर 2 आपका साहित्य का नोबेल, नंबर 3 आपका भौतिक का नोबेल, फिजिक्स का, नंबर 4 आपका जो है रसायन का नोबेल, केमिस्ट्री, नंबर 5 जो है आपका चिकित्सा, और नंबर 6 है आपका जो है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल, जिसे बाद में जोड़ा गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। जो शुरुआत के 5 नोबेल है भाई, इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी। ठीक है, जो ये बाद का नोबेल है जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल है, इसकी शुरुआत जब स्वीडिश बैंक था, एक था स्वीडिश बैंक, यानी स्वीडिश बैंक किसको देता है? स्वीडिश बैंक की जब 300वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, तो तब इस नोबेल की शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार आपके अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है, यानी जल्लीकट्टू का जो त्योहार है ये कहां मनाया जाता है और ये क्या है? जल्लीकट्टू जो है आपका वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और एक त्योहार होता है पोंगल। पोंगल जब मनाया जाता है तो उसी के साथ साथ आपका जल्लीकट्टू मनाया जाता है। कहां पे? तमिलनाडु में। ये होता क्या है आपका त्योहार कि एक सांड होता है आपका, और सांड का जो सींग होता है, सींग, उसमें एक थैला बांधा जाता है पैसों का, सिक्कों का, और इस सांड को खुला छोड़ दिया जाता है मार्केट में, बाजार में। जो भी व्यक्ति इस सांड को नियंत्रित कर लेगा वही इस थैले को निकाल लेगा सांड के सींग से, वो ही इसका विजेता माना जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में और छोड़ के आ गया ऊपर। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके आविष्कारक थे भाई टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन्होंने ये स्थापना 1989 में की थी। यानी एक प्रकार से ये एक वेब पेज है, वेब पेज
जहां पे आप एक चीजों को सर्च करते हो। ठीक है भाई, www.com आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भाई इसका जो आंसर है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन छूट गया, इसका जो आंसर है वो आपका भाई बी, यानी 1872। यानी 1872 में आपकी पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, अब जनगणना से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना आपको बता दी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी पहली जनगणना। ठीक है, लेकिन पहली नियमित जनगणना, ये क्वेश्चन नियमित वाला जो है ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ये 1881 में हुई थी, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, तो मैंने आपको बताया था अभी पहले भी। ठीक है, अभी जो आपकी चल रही है वो 11वीं जनगणना चल रही है। अभी जो चल रही है आपकी 2011 की जो है आपकी वो 15वीं जनगणना है आपकी, 15वीं आपकी जनगणना है 2011 में है। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की जो है आपकी ये 7वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इससे पहले क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा मार्किंग की वजह से दिक्कत होगी। हाँ, क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ऑप्शन है आपके लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायत राज निकायों में, या उपयुक्त सभी स्थानों पर। देखो मैं आपको बता दूं कि सभी जगह अब आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत राज में आपका 73वां संविधान संशोधन आप पढ़ोगे, वहां आप देखोगे 1/3 आपके लिए जनगणना 1/3 आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, यहां तक ये 1/2 तक भी है। जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पे 50% तक आपका आरक्षण है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और यहां तक भी राज्यसभाओं में भी अभी महिला आरक्षण विधेयक 2023 पास किया गया, तो वहां पर भी आपकी 1/3 जनगणना आपकी कर दी गई है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, टोकरी बुनना, माली, कुम्हार, या आपका पुजारी। इसमें जो आपका पुजारी है वो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है, बल्कि ये तृतीयक क्षेत्र से है, क्योंकि पुजारी एक तरीके से सेवा देता है हमें भाई। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं भाई। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वो चीजें होती हैं जो हमें प्रकृति से चीजें प्राप्त होती हैं। जो भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं वही आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्रकृति से क्या, हमें कृषि भी है, हमारी वानिकी, और मैं कह सकता हूं आपकी मछली पकड़ना, या आपकी खनन करना। खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, खनन। ठीक है, सेकंड क्षेत्र में क्या है, आपके जो निर्माण और विनिर्माण है, आपके जो निर्माण है और विनिर्माण है, यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो आपके। और थर्ड क्षेत्र में जो आपकी जो सेवाएं हैं, जो आपकी सेवा में, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि डॉक्टर हमें सेवा देते हैं, मास्टर हमें सेवा देते हैं, मैं कहता हूँ इंजीनियर हमें सेवा देते हैं, आपके ये सभी सेवा देते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे मैंने मिट्टी ली, तो मिट्टी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। मिट्टी से हमने कोई चीज बना दी, ईंट जो है ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। और ईंट को हमने जो है वो गाड़ी या किसी से भी जो है ये ढो दी है, ट्रक से, ये क्योंकि गाड़ी या ट्रक जो आपकी सेवा दे रहा है, ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो आई होप मैं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, यानी आपको बतानी है ISDN की फुल फॉर्म क्या भाई। फुल फॉर्म नहीं बतानी है, वैसे मैं फिर भी आपको ISDN की फुल फॉर्म बताता हूं। ISDN, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई।
ISDN, इंटीग्रेटेड, I फॉर इंटीग्रेटेड, S फॉर सर्विसेज, D फॉर डिजिटल और N फॉर नेटवर्क। देखो नेटवर्क भी है, डिजिटल भी है, इंटीग्रेटेड भी है और सर्विस भी है। तो आपको बताना इसमें क्या क्या चीज आती है। तो भाई इसमें जो है ना, ये सभी चीजें आते हैं जहां पे ध्वनि भी होगी, वीडियो भी होगी, डाटा भी होगा, यानी जहां पे ऑडियो और वीडियो तीनों चीज हो, यानी सभी चीज हो, ऑडियो वीडियो सब चीज। तो आपका ये आंसर होगा आपका 13 में ए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई वो है एडविन लुटियंस। ठीक है, हुआ क्या था आपको पता है कि 1911 से पहले हमारे जो देश की राजधानी थी वो थी कोलकाता या कोलकाता, लेकिन 1911 में हमने राजधानी लेकर आए हम दिल्ली। अब जहां राजधानी होती है वहां उसको डिजाइन तो करना ही होता है भाई, तो इसलिए दिल्ली को डिजाइन किया किसने, एडविन लुटियंस ने। तो इन्होंने डिजाइन किया, तब इस ये क्वेश्चन की प्रामाणिकता बढ़ गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हुए आप, लू कार्बूजर यानी ली कार्बूजर, ली कार्बूजर जो आपके चंडीगढ़ के वास्तुकार है भाई, चंडीगढ़। ठीक है भाई, चंडीगढ़ के वास्तुकार आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषदों के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि 91वां संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन ये आपका 2003 में पारित हुआ था। ये वैसे आपका जो दल बदल आयोग है आपका, जो कि आपकी 10वीं अनुसूची में है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको रोकने के लिए पास आया था, ये पास किया था 2003 में 91वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया था कि जो भी मंत्री परिषद होगी, जो भी मंत्री परिषद होगी, चाहे वो कैबिनेट की हो चाहे वो राज्य की हो, उसमें जो भी जितना आकार है मंत्री परिषद का, वहां पर 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे भाई। जैसे लोकसभा में आपके 552 या 545 लोग लगा लो आप, इसका 15% आप अगर निकालोगे तो ही इतने सारे मंत्री ही आपके बैठ पाएंगे आपके लोकसभा में। राज्यसभा में जैसे मान लो 403 सीट है, 404 सीट है, तो इसका 15% ओनली जो, ठीक है। और ये 15% वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे या वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे उनको मिलाकर है भाई। ठीक है भाई, तो आंसर आपका 91वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर आप देखेंगे 93वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 2006 में। ये किससे संबंधित है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे एससी और एसटी छात्र हैं, जो हमारे एससी और एसटी के जो छात्र हैं, उनके उच्च शिक्षा के लिए था, उच्च शिक्षा के लिए था, जो कि ये छात्र सामाजिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, इनके उच्च शिक्षा के लिए था भाई ये। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो 97वां संविधान संशोधन 2011 में पारित हुआ था, ये हमारी सहकारी समिति से भाई, सहकारी समिति। आप मुझे बताओगे इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, सहकारी समिति के, और ये कौन सी अनुसूची में आती है भाई, सहकारी समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी जनवरी 1556 में, तो मात्र 14 वर्ष की आयु में, यानी जनवरी 1956 में, सॉरी 1556 में, 1956 आ रहा है, जनवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी ना, दिल्ली में दीनपरा नामक जो पुस्तकालय था, उनकी सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो अकबर के संरक्षक थे
अकबर के जो संरक्षक थे जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान, जब इनको खबर मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है तो इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में, इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में अकबर का राज तिलक कर दिया। कहां? कलनौर में। ठीक है, और ये कलनौर पड़ता कहां आपका? ये पड़ता है भाई आपका पंजाब में। ठीक है, तो उस समय अकबर कहां थे? अकबर थे पंजाब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ये भी क्वेश्चन यूपी से पूछा गया। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आपके निर्विरोध चुने गए थे। ये 1977 में, 1977 में इनको चुन लिया गया था और ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे भाई। 8वां नंबर था इनका जब ये चुने गए थे। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जिस समय ये राष्ट्रपति चुने गए थे इनको इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया गया था भाई। ठीक भाई, लोकसभा अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ठीक है भाई, रेडियो तरंग का वेग जो है ना वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी मैं कह सकता हूं कि 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो सूर्य है ना, सूर्य 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है भाई। 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो रेडियो तरंग जो है वो सूर्य के वेग के बराबर ही इनकी जो है चाल होती है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफएम जो होता है, एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है भाई? आपको मैं बता दूं, जो एफएम होता है ना हमारा, वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी एफ रेंज के बीच में होता है, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में चलता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती कितनी है? वो होती है 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? अगर टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल पूछी भी जाए कभी तो 4x76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर नदी के प्रवाह की बात करेंगे तो क्यूसेक जो है एक ऐसी यूनिट है जिससे हम नदी के प्रवाह को मापते हैं। अब जो ब्यूफोर्ड स्केल है, रिएक्टर स्केल है या एनीमोमीटर, इनसे क्या मापते हैं पहले ये देख लेते हैं भाई जो। ठीक है, ब्यूफोर्ड स्केल जो है ये जो है इससे हम मापते हैं भाई समुद्र में हवा की गति। समुद्र में हवा की गति। ठीक है, जो रिएक्टर स्केल है हम इससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता, कि कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप है, भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर जो है वो उससे मापते हैं हवा की चाल, यानी पृथ्वी तल पर कितनी हवा है, हवा की चाल। आप मुझे बताओगे निर्वात में हवा की चाल कितनी होती है भाई? अगला क्वेश्चन है भाई, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? ठीक है, तो भाई इसको हम मापते हैं मैक में। ठीक है, मैक में मापते हैं। बाकी जो है जैसे नॉट क्या है? ये समुद्र में जो नावें चलती हैं इनकी चाल मापते हैं नॉट में। नॉटिकल मील वगैरह कितना होता है आप मुझे बताओगे? 1 नॉटिकल मील कितना होता है?
एक नॉटिकल मील कितना होता है आप मुझे कमेंट में बताओ भाई। रिएक्टर जो होता है आपको अभी बताया है कि भूकंप को मापता है कि कितना भूकंप है। हर्ट्ज जो है भाई आपका वो आवर्ती का माप रहा, कितनी आवर्ती है इसका मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खादानों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी खादान का प्रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए हम एक रसायन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका Na सोडियम NaC7H5O2, ये आपका सोडियम बेंजोएट का। आप देख रहे हो विनेगर, विनेगर किसे बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं सिरका को भाई। सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये देख रहे हो आप सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये आपका खाने का नमक होता है भाई। पोटेशियम पर मैग्नेट यानी इसको बोलते हैं KMnO4, इसी को हम लाल दवा बोलते हैं KMnO4, यानी इसी को ही हम बोलते हैं लाल दवा, लाल दवा, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किसी स्थान की आर्द्रता, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखो आर्द्रता की बात आ रही है तो आर्द्रता के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। लेकिन अगर यही शब्द होता घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, तो आप आंसर लगाए थे हाइड्रोमीटर को, ठीक है भाई। पेरिस्कोप से क्या हम जो चीजें समुद्र में डूबी हुई चीजें होती हैं जैसे समुद्री पनडुब्बी, समुद्री पनडुब्बी, वो पेरिस्कोप से पता लगाते हैं। पायरोमीटर जो है ना, पायरोमीटर आप देखते हो जो उच्च ताप होते हैं, उच्च ताप, उच्च ताप को हम पायरोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप यानी जो सूर्य के ताप है ना उनको भी हम जो है ना वो पायरोमीटर से मापते हैं भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो है अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो यानी हमारे अगर वायुमंडल में देखें तो 5 परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, सबसे शुरू में क्षोभ मंडल, इसी को आप ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल। समताप मंडल, इसी में ही ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल, पराबैंगनी किरणों को रोकने में ये सक्षम है, ठीक है। इस एक मध्य मंडल, मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ठीक है। एक है आपकी आयन मंडल, जो भी आपकी जो भी आपकी रेडियो वेव्स होते हैं जो भी वो आयन मंडल से होकर आती हैं। और एक है आपका वायुमंडल, वायुमंडल ये सबसे बाहर का मंडल है, यानी ये है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं, वो आपके समताप मंडल में एक आपकी परत होती है जो कि हमारी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, जो कि हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो उसका नाम है आपकी कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो 1924 में बने थे महात्मा गांधी जी, मात्र एक ही बार बने थे और ये अधिवेशन आपका बेलगांव में हुआ था, बेलगांव यानी कर्नाटक, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवन ह्यूम,
ठीक है भाई। आप मुझे बताओगे कि ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो आपका गांव में हुआ था और उसकी अध्यक्षता भाई किसने की थी, ये भी आप मुझे बताओगे। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बड़ा लॉजिकल पूछा गया है क्रीमी लेयर से संबंधित। जब आप फॉर्म भरते हो तो आप भरते हो कि आप क्रीमी लेयर में हो या नॉन क्रीमी लेयर में हो। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। यानी जो आपके बहुत संपन्नता लोग हैं, जो जिनके पास अच्छा पैसा है, उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर के अंडर में डाला जाता है। लेकिन हम जो है, जो नॉन क्रीमी लेयर है, यानी जिनके पास कोई ज्यादा काम धंधा नहीं है, उनको हम नॉन क्रीमी लेयर में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भाई ये आपका हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, जो भी आपकी करंट अफेयर पूछी जा रही है, मैं उन क्वेश्चनों को स्किप कर रहा हूं, बाकी सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, लाल रक्त दिखाई देने का कारण है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है भाई। और अंत में लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हटा रहा हूं भाई, 2021 के क्वेश्चन है। गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ये आपका पत्रकारिता में दिया जाता है। तो दोस्तों भाई, ये थे आपके क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है भाई। अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा, फिर ऐसे ही आपके लगातार 10 टेस्ट आएंगे भाई। भाइयों, आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो भाई आप इसको शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका नाम है वर्दी आज कल 24। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।